सेकंड है हमारा पार्ट सेकंड है संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण। संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण। इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट संकुल यौगिकों में धातु लिगेंड बंध। अब पढ़ेंगे हम संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण। तो चैप्टर सेकंड है हमारा संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण। तो देखो चुंबकीय गुण की बात करें तो चुंबकीय किसी भी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या तो वह आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है। अब कितना वो आकर्षित होगा कितना अधिक प्रतिकर्षित होगा इस आधार पर जो संकुल यौगिक है पदार्थ संकुल पदार्थ हैं उनको कितने भागों में हमने बांटा है 5 प्रकार। यहाँ पे 5 भागों में इनको बांटा गया है। 5 प्रकार से चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो देखो पदार्थों में जो उपस्थित चुंबकीय गुण है उनके आधार पर कितने भागों में बांटा 5 भागों में। तो टॉपिक डालो सबसे पहले चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखो चुंबकीय गुणों के आधार पर जो पदार्थ है इनको हमने कितने भागों में बांटा है 5 भागों में। कितने यहां लिख दो आगे कितने 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं चुंबकीय पदार्थ 5 प्रकार। कौन कौन से होते हैं तो पहला जो है वो होता है हमारा अनुचुंबकीय। एक बार सारों के नाम लिख लेते हैं हम। अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा जो है हमारा वो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरा जो है वो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। और नंबर 4 जो है वो है हमारा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और लास्ट और 5वां जो प्रकार है चुंबकीय गुणों के आधार पर वह है फेरी लोह चुंबकीय पदार्थ। तो इस प्रकार से जो पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो देखो यहाँ पे चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने पदार्थों का वर्गीकरण किया। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कौन कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं तो ऐसे पदार्थ जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्या हो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। यानी कि दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। वह कौन से पदार्थ कहलाते हैं हमारे जो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं हमारे
अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित हो, वो कौन से पदार्थ कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। उसके बाद दूसरा है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो? प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित हो, जिनमें प्रतिकर्षित होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं? हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उसके बाद नंबर 3 है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ। और लास्ट चौथा है हमारा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक प्रतिकर्षित होते। ऐसे तो चौथा है हमारा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय में तो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। जिनमें क्या होता है? अधिक प्रतिकर्षण होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद लास्ट और पांचवा है हमारा फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो हमारे ऊपर के दो हैं, तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ और चौथा है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या हो रहे हैं? प्रबल रूप से आकर्षित और इसमें प्रबल रूप से प्रतिकर्षित। और जो इन दोनों के बीच के गुण दर्शाएंगे, प्रबल रूप से न तो आकर्षित होंगे न ही प्रबल प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गुण दर्शाएंगे वह क्या कहलाएंगे? हमारे फेरी चुंबकीय पदार्थ, यानी कि लोह चुंबकीय और प्रति लोह चुंबकीय पदार्थों के बीच के गुण दर्शाने वाले, चुंबकीय पदार्थों के मध्य के गुण दर्शाने वाले, वो क्या कहलाएंगे? हमारे फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो पहला था हमारा अनुचुंबकीय, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय, प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय, जो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय, और जो अधिक प्रतिकर्षित होते हैं वह कहलाते हैं हमारे प्रतिलोह चुंबकीय। और जो प्रतिलोह चुंबकीय और लोह चुंबकीय दोनों के मध्य का गुण दर्शाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो ये 5 भागों में इनको बांटा। तो इसमें सबसे पहले आप टॉपिक डालो अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, तो इसकी परिभाषा लिखो। सबसे पहले तो किसे कहेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। अब लिखना है इसमें ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये परिभाषा होगी इसके। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं कौन से कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा पदार्थ के इस गुण को क्या कहेंगे? पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व
तथा पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। पदार्थ तो क्या कहलाते हैं हमारे, अनुचुंबकीय पदार्थ, तथा जो ये गुण है वो क्या कहलाएगा, इसका अनुचुंबकत्व। और जो ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें क्या उपस्थित रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आगे लिख लो, तथा इन पदार्थों में, तथा इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे ऊपर ऑक्साइड CuO, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो क्या हो जाएगी, बोलो, X-2 बराबर कितना, 0। तो X बराबर कितना हो जाएगा, X बराबर, इसको उधर भेजेंगे किसमें चेंज, प्लस में, X बराबर कितना, 2। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कॉपर इधर लिख रहा हूं यहां से, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना, 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो आर्गन का कितना होता है, 18। उसके बाद कौन से में जाएंगे, 3D में, 3D 10 4s1, 3D10 4s1। तो यहाँ पे देखिए Cu2 प्लस है, उसका जो विन्यास है क्या हो गया, Cu2 प्लस का विन्यास 2 कम कर देंगे, देखो यहां से कितना हो जाएगा, एक तो इसका एस कक्षक से निकल जाएगा और एक कहां से निकल जाएगा, डी से। तो क्या हो जाएगा, 3D9 बरो इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में। तो डी कक्षक जो है कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 5 प्रकार, 1 2 3 4 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां तक देखे इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी युग्मित है। लेकिन जो लास्ट वाला है इसमें कैसे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और हमने लिखा था यहाँ पे इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो ये हो गया हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लिख लेना कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ये हो गया हमारा N, ये S, उत्तर दक्षिण। अब ये चुंबक, ये होगी हमारी चुंबक, और चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखेंगे तो ये क्या होंगे, दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। उतारो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ, इसमें पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कैसे दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, और इसका यह गुण क्या कहलाता है, अनुचुंबकत्व, तथा इसमें क्या उपस्थित रहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ। सेकंड है प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
ये पदार्थ क्या करते हैं, क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनका जो ये गुण है क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकत्व कहलाते हैं। तो देखो नंबर 2 पढ़े, इससे पहले अनुचुंबकीय, उसके बाद था प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय में दुर्बल रूप से आकर्षित, और जो प्रतिचुंबकीय है उसमें प्रतिकर्षित होते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ। तो किसे कहेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से क्या हो, आकर्षित होते हैं, उनको क्या कहेंगे हम, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तथा जो पदार्थ का ये गुण है ये क्या कहलाएगा, हमारा लोह चुंबकत्व कहलाता है। तथा इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वह सारे कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं। तो अयुग्मित होने के कारण जो उनकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह क्या हो जाती है, सबकी एक समान हो जाती है। तो लिखो इसमें आगे, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एक समान हो जाएगी। तो एक समान होने के बाद जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं, तो हटाने के बाद भी उसमें क्या हो जाता है, चुंबकीय जो है स्थायी चुंबकीय गुण स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है। तब जो चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी स्थायी चुंबकीय रूप में होते हैं, स्थायी चुंबक के रूप में होते हैं। तो जैसे आयरन, फेरस या आयरन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सभी कैसे होते हैं, अयुग्मित, और सबकी दिशा कैसी होती है, एक समान, जिसके कारण से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, स्थायी चुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दें तो ये क्या बन जाते हैं, स्थायी चुंबक बन जाते हैं। तो ये था हमारा तीसरा लोह चुंबकीय पदार्थ, जिसमें क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। तथा इनका जो ये गुण है वो क्या कहलाता है, हमारा लोह चुंबकत्व कहलाता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से जो
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है, और उस कारण से चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, स्थायी चुंबक बन जाते हैं। ये उतारो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो इसके बाद नंबर 4 है हमारा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो 3 पढ़े हमने, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। अब नंबर 4 है हमारा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो 2O3 आदि। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी एक दूसरे के विपरीत, तो यहाँ पे सब पे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो कितना प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होता है। तो ये था हमारा नंबर 4 प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। जल्दी से इसको उतारो, स्क्रीन से शॉट ले लो इसका। इसके बाद लास्ट है हमारा फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लोह चुंबकत्व तथा प्रतिलोह चुंबकत्व के मध्य का गुण दर्शाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फेरी चुंबकत्व या फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उतारो। और अगर इनमें हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो जैसे हमने देखा लोह चुंबकीय में तो क्या होता है, सारा चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है, जिसके कारण प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। और उसके बाद दूसरा था हमारा प्रतिलोह चुंबकीय, उसमें क्या होता है, एक दूसरे के बिल्कुल सारे विपरीत होते हैं, जिसके कारण प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह असमान मात्रा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, असमान मात्रा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसका ये दोनों के मध्य की अवस्था दर्शाते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण असमान चुंबकीय आघूर्ण असमान मात्रा में एक दूसरे के असमान मात्रा में विपरीत दिशा में होता है। उतारो इसका बना है, अगर हम देखें यहाँ पे किस प्रकार से होता है, तो जैसे एक फिर दो आगे फिर दो, इस प्रकार से असमान मात्रा में रहता है। ये हो गए हमारे चुंबक गुण
गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो हमने कितने भागों में बांटा इसे? 5 भागों में बांटा। कौन कौन से थे? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रचक्रण मात्र सूत्र। प्रचक्रण मात्र सूत्र। चलो टॉपिक प्रचक्रण मात्र सूत्र। तो देखो क्या होता है प्रचक्रण मात्र सूत्र। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संक्रमण धातु आयनों की, जो संक्रमण धातु आयन होते हैं, संक्रमण धातु आयन होते हैं, इनमें उपस्थित जो डी कक्षक होते हैं, इनके डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें कितने प्रकार की गति पाई जाती है? डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें चुंबकीय, जो उनका चुंबकीय आघूर्ण है वो किस पे निर्भर करता है? एक तो इनमें क्या होती है? अक्षीय गति, और एक होती है इनकी कक्षीय गति होती है। एक तो किस प्रकार की गति पाई जाती है? अक्षीय, और एक होती है इनमें कक्षीय गति। अक्षीय और कक्षीय गति। जो संक्रमण धातु आयन है इसके उपस्थित डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो चुंबकीय आघूर्ण एक तो अक्षीय गति और एक कक्षीय गति के कारण होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो धातु के डी कक्षक होते हैं इनसे क्या होते हैं? आक्रमणकारी लिगेंड जो होते हैं, आक्रमणकारी लिगेंड इनसे क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। और आक्रमणकारी लिगेंड के संयोजित होने के कारण जो इनकी कक्षीय गति है इसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पे बचती क्या है? इसकी ओनली अक्षीय गति बचती है। और जो अक्षीय गति होती है ये इसके चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर कक्षीय गति जो होती है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है? आक्रमणकारी लिगेंड के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बचती क्या है? इसकी ओनली अक्षीय गति, जिसके कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? ओनली अक्षीय गति पर यह निर्भर करता है। तो इसमें टॉपिक डालो प्रचक्रण मात्र सूत्र। प्रचक्रण मात्र सूत्र इसमें लिखो संक्रमण धातु आयनों में उपस्थित, संक्रमण धातु आयनों में उपस्थित डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण अक्षीय तथा कक्षीय गति का योग होता है। अक्षीय तथा कक्षीय गति का योग होता है, परंतु जो संक्रमण धातु आयन इनसे क्या संयोजित होते हैं? आक्रमणकारी लिगेंड। परंतु धातु के डी कक्षक से आक्रमणकारी लिगेंड संयोजित होते रहते हैं, लिगेंड संयोजित होते हैं।
जो ये लिगेंड संयोजित होते हैं ये क्या कर देते हैं, इसकी जो कक्षीय गति होती है उसको समाप्त कर देते हैं। तो इनकी जो कक्षीय गति होती है, कक्षीय गति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो धातु के डी कक्षक है उससे क्या जुड़े रहते हैं, आक्रमणकारी लिगेंड, समाप्त हो जाती है। तो आगे देखो, इस प्रकार जो संकुल यौगिकें हैं उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है, अब उनके पास क्या बची, ओनली अक्षीय गति। तो वो किस पे निर्भर करेगा, ओनली अक्षीय गति के कार्य को दर्शाएगा। तो इस प्रकार जो संकुल यौगिकों का चुंबकीय आघूर्ण, संकुल यौगिकों का चुंबकीय आघूर्ण अक्षीय गति को दर्शाता है। उतारो ये। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रचक्रण मात्र सूत्र। तथा इसे प्रचक्रण मात्र सूत्र कहते हैं। प्रचक्रण मात्र सूत्र कहते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिकलित कर सकते हैं, तथा इसे निम्न प्रकार परिकलित कर सकते हैं। तो देखो जो चक्रण मात्र सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा, म्यू इक्वल टू जी रूट एस प्लस 1, म्यू इक्वल टू जी रूट एस प्लस 1, जहां एस बराबर, जो एस है वो क्या है हमारा, चक्रण क्वांटम संख्या का योग, चक्रण क्वांटम संख्या का योग। और अगर हमें एस ज्ञात करना है तो हम कैसे निकालेंगे, एस बराबर क्या हो जाएगा, n/2, क्या हो जाएगा, एस बराबर n/2। और दूसरा क्या है यहाँ पे जी, तो जी क्या है हमारा, विपाटन गुणांक, जी क्या हो गया हमारा, विपाटन गुणांक। और जी जो है विपाटन गुणांक बराबर ये होता है हमारा 1 प्लस एस प्लस 1 प्लस एस और एस प्लस 1 बाई 2s एस प्लस 1। जी जो विपाटन गुणांक है वो होता है हमारा 1 प्लस एस प्लस 1 प्लस एस कोष्टक एस प्लस 1 बाई 2s कोष्टक एस प्लस 1। तो यहाँ पे इसको करेंगे सोल्व तो क्या हो जाएगा, जी बराबर 1 प्लस एस को एस से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s और एस प्लस 1, नीचे भी क्या है 2s एस प्लस 1। तो देखो यहाँ पे 2s एस प्लस 1 और यहाँ पे 2s एस प्लस 1, तो कितनी बार कट गया, एक बार। तो g बराबर 1 प्लस 1, तो g बराबर क्या आ गया हमारा, विपाटन गुणांक जो है उसका मान क्या आ गया हमारे पास 2।
जी बराबर क्या आ गया 2, विपाटन गुणांक जी बराबर 2। तो अतः जो फॉर्मूला था हमारा, अब उसमें मान रख देते हैं हम। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू जी की जगह क्या रख दे 2 रूट, एस का मान बोलो, एस का मान क्या हो जाएगा n/2। तो एस की जगह क्या रख देंगे n/2, फिर वापस क्या है एस, तो n/2 प्लस क्या है 1, तो 1। तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो देखो म्यू इक्वल टू 2 की जगह तो क्या आ गया 2 आ गया, रूट रूट की जगह रूट लिख दिया, n/2 को ऐसे कैसे लिख देते हैं n/2। अब इसको सोल्व करो कोष्टक के अंदर को, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम एक के नीचे एक लिख लेते हैं, एक के नीचे एक मान लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लस आ जाएगा, तो 2 नीचे लिख दिया ऐसे कैसे ही। 2 में 2 का बार कितनी बार, एक बार, एक को n से गुणा करेंगे तो कितना हो गया n, प्लस यहाँ पे कितना एक का भाग 2 में कितनी बार 2, तो 2 को एक से गुणा करेंगे तो 2, तो क्या हो गया n+2/2। आगे इसको सोल्व करते हैं, ये एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो आगे इसको सोल्व करते हैं हम। तो म्यू इक्वल टू 2 की जगह तो क्या लिख दिया हमने 2 लिख दिया, उसके बाद रूट की जगह रूट लिख देते हैं, और यहाँ पे देखो n को n से गुणा, इनको गुणा कर दो, n को n से करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख दो n कोष्टक n+2 बटे 2 को 2 से करेंगे कितना हो गया 4। ठीक है यहाँ तक। म्यू इक्वल टू देखो यहाँ पे 2 को लिख दिया, यहाँ पे कितना 4, 4 को रूट के बाद लाएंगे, 4 की जो वर्गमूल है वो कितना होता है 2, तो बटे कितना हो जाएगा 2, रूट क्या बचा अब इसमें n कोष्टक n+2, n कोष्टक n+2। यहाँ पे देखो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, म्यू इक्वल टू क्या हो गया रूट n+2, और ये हमारा क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है, जिसकी इकाई क्या होती है Bm, बोर मैग्नेटॉन। म्यू इक्वल टू n रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन। उतारो है। उतारो ये जल्दी से, ले ले स्क्रीनशॉट सबने। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण, जो प्रचक्रण मात्र सूत्र है उसके द्वारा हमने क्या किया चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र निकाला। तो यहाँ पे 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक तो एस क्या है हमारा चक्रण क्वांटम संख्याओं का योग, और एस बराबर क्या होता है n/2। ठीक है n बराबर, उसके बाद एक था हमारा जी क्या होता है हमारा विपाटन गुणांक, विपाटन गुणांक का हमारा फॉर्मूला था 1 प्लस एस कोष्टक s+1 प्लस s+1 बटे 2s s+1, जिसको हम सोल्व कर लेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद उसमें विपाटन गुणांक का मान रख देंगे, फॉर्मूला जो था हमारा उसमें विपाटन गुणांक का मान रखकर उसको आगे सोल्व कर लेंगे, इसका और विपाटन गुणांक दोनों का मान रखकर, तो हमारे पास जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या आ जाएगा n कोष्ट रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम डी कक्षकों का चुंबकीय आघूर्ण में योगदान। जो डी कक्षक है हमारे वह चुंबकीय आघूर्ण में किस प्रकार से अपना योगदान निभाते हैं। डी कक्षकों का चुंबकीय
आघूर्ण में योगदान। तो देखो डी कक्षक जो है वो चुंबकीय आघूर्ण में अपना योगदान किस प्रकार से निभाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अगर हम मान लो ऐसे डी कक्षक, यानी कि ऐसे डी कक्षक या वे डी कक्षक जिनको जो है डी कक्षक जिनकी जो कक्षीय गति होती है, कक्षीय गति दर्शाएंगे जो भी डी कक्षक हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो कक्षीय गति है वो इससे जो लिगेंड संयोजित होते हैं उसके द्वारा क्या हो जाती है, समाप्त कर दी जाती है। या वे डी कक्षक जो कक्षीय गति दर्शाते हैं जिनको किसी भी कोण से हम क्या करें, गुणन कराएं, तो गुणन कराने पर यदि हमें समान ऊर्जा के डी कक्षक प्राप्त होते हैं तो उनमें क्या होती है, कक्षीय गति से क्या होता है, वह चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे डी कक्षक या वे डी कक्षक जो क्या करते हो, कक्षीय गति दर्शाते हो। कौन सी गति दर्शाते हो, कक्षीय गति दर्शाते हो, जिनको हम किसी भी कोण से अगर हम क्या कराएं, उनको गुणन कराएं, तो गुणन कराने पर अगर हमें समान ऊर्जा के डी कक्षक प्राप्त होते हैं तो वे डी कक्षक कक्षीय गति के कारण जो है क्या करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। इसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कल हमने पाचन तंत्र के बारे में जानकारी ली, पाचन तंत्र के हमने कार्य की समझी, फिजियोलॉजी, पाचन तंत्र काम कैसे करता है। ठीक है, कल पूरी पाचन क्रिया कंप्लीट हुई थी। थोड़ा रिपीट करता हूं मैं। कल हमने आमाशय में पाचन पढ़ा, उसके बाद हमने ग्रहणी की भूमिका समझी, उसके बाद छोटी आंत्र में पाचन, फिर उसके बाद बड़ी आंत्र, फिर हमने पढ़ा कल फर्मेंटेशन की क्रिया हुई बड़ी आंत में, उसके बाद मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित हुआ और गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। कल हमने सिर्फ पाचन क्रिया का अध्ययन किया कि शरीर के अंदर पाचन कैसे होता है। कल हमने पूरा पाचन पढ़ा। अब पचे हुए पदार्थों का जो अवशोषण होता है और जो रक्त में मिलाए जाते हैं उसकी क्रिया हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब शरीर के अंदर जितने भी पचे हुए पदार्थ होते हैं या पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कैसे होता है, कहाँ पर होता है और किस रूप में होता है और किसके द्वारा होता है, ये सारी क्रिया हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कल यहाँ तक पूरा पाचन कंप्लीट हो गया था। अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में एकत्रित हो गए थे। अब जितने भी पचे हुए पदार्थ थे, पचे हुए पदार्थों में कौन कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होगा, विटामिन्स होंगे, जल भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, वसा भी होगी, इन सब का अगर पाचन होगा। अब इनका अवशोषण कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज उसके बारे में जानकारी लेंगे, वो है पाचन की क्रिया में हार्मोन्स की भूमिका। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन इस यूनिट में से जरूर आता है भाई, है ना। तो इसको अच्छी तरह समझेंगे हम। थोड़ा सा टाइम लगा डायग्राम बनाने में। ये जो आपको चित्र दिख रहा है कल आपको जानकारी हो तो हमने छोटी आंत के बारे में पढ़ा था और छोटी आंत में हमने पढ़ा लीवर कुहर नामक दरारें। किसी को ध्यान आ रहा हो तो याद करो। कल हमने पढ़ा लीवर कुहर नामक दरारें, जहां से आंतरीय रस निकला था और भोजन का पाचन हुआ था। ठीक है, देखो कैसे क्या हुआ। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये है छोटी आंत की दीवार एक साइड की। जैसे देखो इधर ये छोटी आंत्र है। ठीक है, ये छोटी आंत्र की अवकाशिका है। मतलब अवकाशिका मतलब क्या होता है, गुहा, जहां पर भोजन आता है। ठीक है, इन दोनों दीवारों के बीच में भोजन आएगा। इसके बाद यहाँ से ये हम बात कर रहे थे, ये छोटी आंत, ये आंत्र की अवकाशिका मतलब गुहा जिसमें भोजन आता है, ये छोटी आंत्र की दीवार। ठीक है,
ये छोटे आंत की जो दीवार है ना, इस दीवार में रक्त और जो लसिका है ये जुड़े हुए होते हैं ना। तो ये जो अपन ने चित्र बनाया है, ये चित्र किसका है? ये छोटे आंत की दीवार का है, एक तरफ का। ये जो दीवार है ना, यहाँ पर भोजन आया हुआ है, पोषक तत्व है, मतलब इस दीवार का ये चित्र है पूरा। यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ छोटे आंत की अवकाशिका। ठीक है, ये ऊपर है छोटी आंत की अवकाशिका, ये है अपने यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी दीवार। किसकी दीवार है? ये छोटे आंत की दीवार है। इसमें आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये है रक्त कोशिकाएं। यहाँ लिख देता हूं मैं, रक्त केशिका। ये है लसिका। ठीक है, ये पूरा पूरा लसिका है। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं सब होता है। सुषमांकुर, ठीक है, माइक्रोविलाई, और ये विलाई। ये रोम हेयर के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये है सुषमांकुर, है ना, माइक्रोविलाई। और ये ऊपर का ही भाग है ना, ये विलाई होता है ये। ठीक है, अब देखो ये है छोटी आंत्र की दीवार, इसकी अवकाशिका में है भोजन, पोषक तत्व, मतलब यहाँ पर पोषक तत्व है। इसके अंदर कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और वसा है ना। इनका जो पाचन हुआ है, जैसे कि मान लो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में हुआ? ग्लूकोज के रूप में। प्रोटीन का पाचन किस में हुआ? अमीनो अम्ल के रूप में। और वसा का पाचन किस रूप में हुआ? वसीय अम्लों के रूप में। इस रूप में इनका पाचन हुआ। अब ये सभी के सभी जो ये पोषक तत्व हैं, ये कहाँ पर उपस्थित है? इस अवकाशिका में है। यहाँ से क्या होगा? इनका अवशोषण होगा भाई। और ये अवशोषण कहाँ पर होगा? आंत्र की इस वाले भाग में होगा, ये दीवार वाले भाग में होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है कहाँ पर होता है? छोटी आंत्र के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि छोटी आंत्र के अंदर भोजन लंबे समय तक ठहरता है और सबसे ज्यादा पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत्र के अंदर होता है। भोजन पचने के बाद में एक प्रकार से सरलीकृत होता है, विसरणशील होता है। विसरणशील होने के कारण ही उसका अवशोषण होने में आसानी होती है। और जो इसका अंतिम उत्पाद जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? घुलनशील। घुलनशील और विसरणशील होने के कारण ही उनका अवशोषण आसानी से हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो इनके जो अंतिम उत्पाद हैं, ये अंतिम उत्पाद कोशिकीय उपापचय में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? कोशिकीय उपापचय में। जैसे कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का उपयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? ऑक्सीकरण में। किसका ऑक्सीकरण? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, जिससे क्या होता है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ये अमीनो एसिड है, ये शरीर में क्या काम आता है? अमीनो अम्ल शरीर की मरम्मत करने में, विकास करने में, ग्रोथ वृद्धि में काम आते हैं। और ये वसीय अम्ल है, ये क्या होता है? इसका स्टोरेज होता है। स्टोरेज कहाँ पर होता है? इसका लीवर के अंदर होता है भाई। इसके बारे में अपन आगे जानकारी लेंगे कि ये इसका अवशोषण तो हुआ रक्त में, लेकिन ये लीवर में कैसे गया। आप लोगों ने देखा होगा किसी के वसीय यकृत रोग हो जाता है, फैटी एसिड लीवर के अंदर जमा हो जाता है, लीवर के अंदर दर्द होता है, पेन होता है, वो शिकायत कैसे होती है, आज उसके बारे में भी अपन जानकारी लेंगे। चलो ये जो पोषक तत्व हैं कैसे हैं? घुलनशील है, विसरणशील है। इनका उपयोग किस में होगा? कोशिकीय उपापचय में होगा। इसमें इनका जो अवशोषण है कहाँ होगा? इस छोटी आंत्र की दीवार में होगा। ठीक है, अब देखो ये अवशोषण कैसे हुआ। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई, और इस वाले पूरे भाग में क्या होता है? क्रमानुकुंचन की गति होती है और मंथन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? मंथन की क्रिया होती है, क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। ये है, ये जो रोम है, हेयर, ये बार बार हिलते रहते हैं, जिससे क्या होता है? भोजन है इसके अटैच में आता रहता है। कौन सा भोजन? पचा हुआ भोजन। किसके अटैच में आएगा? इस माइक्रोविलाई के अटैच में आएगा। और इस पूरी दीवार में कौन सी क्रिया होगी? मंथन की क्रिया होगी और क्रमानुकुंचन की क्रिया होगी, जिससे क्या होता है? अवशोषण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये अवशोषण क्या हुआ? घुले हुए जो पोषक पदार्थ हैं, विसरणशील जो पदार्थ हैं, उनका रक्त में और लसिका के अंदर मिलना,
ये सारी क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। ठीक है, अवशोषण किस वजह से होता है छोटे आंत के अंदर? मैंने भी आपको बताया कि ये छोटे आंत की जो दीवार है इसमें कौन सी क्रिया होती है? मंथन की क्रिया होती है और क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। इसी क्रिया के कारण क्या होता है? भोजन का अवशोषण ज्यादा होता है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। कल हमने पढ़ा और आज हमने समझा। अब क्वेश्चन ये है कि मनुष्य के शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो कौन सा होता है? अंतःकोशिकीय या बहिःकोशिकीय? मैं इसका जवाब आपको 2 मिनट में दूंगा, जब तक आप सोचे खुद के मन में। इसको मैं मिटा रहा हूं। अपना क्वेश्चन था मनुष्य के शरीर में जो पाचन होता है वो कौन सा होता है? पाचन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतःकोशिकीय पाचन और एक होता है बहिःकोशिकीय पाचन। अब जिसको इन दोनों में अंतर मालूम है वो इसका जवाब दे सकते हैं। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। मनुष्य के शरीर में जो पाचन होता है वो पाचन होता है बहिःकोशिकीय पाचन, कोशिका के बाहर होने वाला पाचन। ठीक है, अंतःकोशिकीय पाचन कोशिका के अंदर होने वाला पाचन, जैसे कि अमीबा के अंदर जो पाचन होता है कौन सा होता है? अंतःकोशिकीय पाचन। मनुष्य के अंदर बहिःकोशिकीय पाचन क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य का जितना भी पाचन है सब कहाँ होता है? आहार नाल के अंदर, सेल से बाहर एक गुहा में होता है, केविटी में होता है। इसलिए सारा पाचन कौन सा होता है? बहिःकोशिकीय पाचन। ध्यान रखेंगे, है ना। हमने अभी बात करी कि अवशोषण कैसे होता है, कहाँ पर होता है, और अवशोषण होने के बाद पदार्थ कहाँ पर मिलाए जाते हैं ना। अब इनमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लूकोज का अवशोषण। ग्लूकोज का अवशोषण पढ़ेंगे हम। उसके बाद में मतलब ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ अंतिम उत्पाद। इसका अवशोषण कैसे होगा फिर हम पढ़ेंगे। इसके बाद में वसी अम्लों का अवशोषण। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद में एमिनो एसिड का अवशोषण, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का अवशोषण। फिर पढ़ेंगे विटामिन, जल, एल्कोहल, इन सब का अवशोषण कैसे होता है। तो नंबर 1 से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसको अच्छी तरह समझना। पहला है ग्लूकोज का अवशोषण। ग्लूकोज कैसे बना? कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है मेन कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज। कहां से आता है एमाइलेज? अग्नाशय से। ये एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को परिवर्तित करता है किसमें? माल्टोज में। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? माल्टोज किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। स्टार्च को माल्टोज में किसने बदला? एमाइलेज ने। माल्टोज को ग्लूकोज में किसने बदला? कल पढ़ा था अपन ने, माल्टेज ने। क्या हुआ पाचन की क्रिया में? स्टार्च किसमें टूटा? फिर माल्टोज किसमें टूटा? ग्लूकोज में। यानी कि क्या हो रहा है? डाइट सेकेराइड से क्या बन रहा है? मोनोसेकेराइड। समझ में आ रही है बात? डाइसेकेराइड से क्या बन रहा है? मोनोसेकेराइड बन रहा है भैया ना। और जितने भी मोनोसेकेराइड है सब किस रूप में होते हैं? किस फॉर्मेशन में होते हैं? हेक्सोज श्रृंखला के रूप में होते हैं। हेक्सोज। ठीक है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाली। 6 कार्बन वाली श्रृंखला के रूप में क्या होता है? इनका अवशोषण होता है। और सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है वो किसका होता है? डी ग्लूकोज। ग्लूकोज के 2 रूप पढ़े होंगे ना आपने, 200 नंबर पढ़े होंगे, एल एंड डी। सबसे ज्यादा किसका होता है? डी ग्लूकोज का अवशोषण होता है, है ना। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्लूकोज का अवशोषण।
इसकी जगह कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण भी हो सकता है ना एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना कि हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है समझाइए, या पाचन क्रिया में पोषक पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है, या पाचन की क्रिया में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का अवशोषण कैसा होता है समझाइए। ये उसका आंसर है पूरा के पूरा, है ना। सीक्वेंस से लिखना है, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने चित्र बनाया उसके बारे में समझाया, फिर इसके बारे में ऐसे आपको एग्जाम में लिख के आना है पॉइंट टू पॉइंट, है ना। अपन पढ़ रहे हैं ग्लूकोज का अवशोषण। ग्लूकोज कैसे बना? कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है मेन कौन करता है? एमाइलेज, क्योंकि जब तक स्टार्च नहीं टूटेगा तब तक माल्टोज से ग्लूकोज कैसे बनेगा भाई? बात समझ में आ रही है ना। सबसे पहले कौन टूटेगा? स्टार्च ही टूटेगा। स्टार्च को कौन तोड़ेगा? एमाइलेज। एमाइलेज कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे क्या बना? माल्टोज। माल्टोज से ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज कौन से रूप में होता है? हेक्सो श्रृंखला, 6 कार्बन वाली श्रृंखला के रूप में होता है। सबसे ज्यादा अवशोषण किसका होता है? डी ग्लूकोज का होता है भाई। देखो आगे, ग्लूकोज के अवशोषण के बाद ग्लूकोज किस में मिलाया जाएगा? रक्त के अंदर। किस में मिलाया जाएगा? रक्त के अंदर, लसिका के अंदर, रक्त केशिका। ठीक है, ये ग्लूकोज कहाँ चला गया? रक्त केशिका के अंदर चला गया। कौन सी क्रिया के द्वारा जाएगा? ये परासरण मिश्रण की क्रिया के द्वारा ये अंदर जाएगा। किसमें से होकर जाएगा? ये म्यूकस उपकला कोशिका, एपिथेलियम सेल इंग्लिश में। ये किसकी कोशिका है? ये छोटी आंत की। छोटी आंत्र की म्यूकस एपिथेलियम कोशिका के द्वारा किसका अवशोषण हुआ? ग्लूकोज का। और सबसे ज्यादा अवशोषण किसका होता है? डी ग्लूकोज का। ग्लूकोज के कितने समूह होते हैं? 2, एल और डी। सबसे ज्यादा कौन होता है? डी। जितना भी ग्लूकोज है कौन सी क्रिया के द्वारा चला जाएगा? विसरण की क्रिया के द्वारा चला जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि विसरण की क्रिया के द्वारा नहीं जाकर सक्रिय अभिगमन के द्वारा जाता है। अब बात आ गई यहाँ पर, सक्रिय अभिगमन क्या होता है भाई? अब आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, किसी को याद आ रहा हो? सक्रिय अभिगमन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा 2 प्रकार के अभिगमन होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। याद आ रहा है? चलो मैं समझाता हूँ। सक्रिय अभिगमन में क्या होता है? एटीपी खर्च होती है, ठीक है, और आयंस की या किसी न किसी माध्यम की या वाहक की जरूरत पड़ती है किसी भी एलिमेंट्स को सेल के अंदर ले जाने के लिए। याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? देखो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज जो है श्लेष्म उपकला कोशिका के द्वारा अवशोषित तो हो गया, लेकिन सारा नहीं हो पाया, क्योंकि किसी न किसी ग्लूकोज के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? माध्यम की, वाहक की जरूरत पड़ेगी। और यह कौन सी क्रिया होगी? सक्रिय अभिगमन की क्रिया होगी। इसमें जो इसका जो वाहक होता है, जो इसको अंदर लेकर जाता है, जिसके साथ ये अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो होता है सोडियम आयन। तो यहाँ पर सक्रिय अभिगमन के रूप में कौन सा आयन आएगा? सोडियम आयन आएगा भाई। कौन सा आयन? सोडियम आयन। देखो अब मैं इसका चित्र बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ इसको। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा, है ना। देखो सक्रिय वाहक अणु, इससे कौन जुड़ेगा? ग्लूकोज। जुड़ने के बाद में क्या बनाएगा? सक्रिय वाहक ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स।
देखो इसके रूप में कौन आएगा, सोडियम, और ये ग्लूकोज तो रहेगा एक सही। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा भाई, है ना। देखो कैसे बनेगा, या नीचे तक का दिख रहा है ना, हाँ नीचे तक का दिख रहा है ना। नीचे तक का दिख जाएगा क्या, हाँ तो डायग्राम छोटा करो, छोटा कर देता हूँ। देखो इधर इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये है छोटी आंतरिकी अवकाशिका, ठीक है। ये इसकी दोनों दीवारें हैं। अब ये जो एक दीवार है इसका अपने थोड़ा सा बड़ा करके देखा है भाई, इस दीवार में क्या क्या है ना। तो देखो होता क्या है इसमें, जैसे यहाँ पर वाहक होते हैं सिम्पोर्ट, यहाँ से ग्लूकोज और सोडियम प्लस, ये सब कहाँ जाएंगे इसके अंदर, इस सिम्पोर्ट के द्वारा, ठीक है। क्या है ये, छोटी आंतरिकी अवकाशिका। एक मैंने रफ डायग्राम बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, आपको नहीं बनाना है वहां पर, केवल आपको तो समझना है कैसे क्या होता है ना। ये क्या है, ये सिम्पोर्ट है, ये किस पर निर्भर करता है, ये सोडियम के ऊपर निर्भर करता है। ये जो सिम्पोर्ट है, ये सिम्पोर्ट किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये सोडियम के ऊपर, मतलब सोडियम के ऊपर डिपेंड सिम्पोर्ट, है ना। यहाँ से क्या होगा, ग्लूकोज और सोडियम, सोडियम क्या है यहाँ पर, इसका सक्रिय वाहक अणु है, कौन है, सोडियम, अभिगमन का कार्य करेगा, ग्लूकोज के साथ इसके अंदर आएगा। किसके अंदर आ रहा है ये, किसके अंदर आ रहा है ये, छोटी आंतरिक दीवार के अंदर, जहां पर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था ना, माइक्रोविलाई और ये बनाए थे, है ना। इसके अंदर क्या होता है, रक्त होता है, यहाँ पर लसिकाएं होती है। ये ग्लूकोज अंदर आने के बाद में यहाँ पर भी पोर्ट होते हैं, ये से यहाँ से ग्लूकोज अंदर आया और इधर से सोडियम आया, ठीक है। यहाँ से ग्लूकोज अंदर मिल गया लसिका के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो सोडियम है ये यहाँ से चला जाता है, यहाँ से एटीपी से एडीपी और आईपी बनते हैं। यदि प्लस एक एक फास्फोरस समूह अलग हो जाता है ना, यहाँ पर सोडियम काम आ जाता है, ठीक है। देखो दोबारा समझते हैं ग्लूकोज का अवशोषण पढ़ रहे हैं हम। ग्लूकोज बना कैसे, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बना, ग्लूकोज बना। कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज एंजाइम के द्वारा पाचन हुआ, फिर माल्टोज बना, सुक्रोज, ऐसे करके लास्ट टाइम पर क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। ग्लूकोज का अणु विसरण की क्रिया के द्वारा छोटी आंतरिकी जो श्लेष्मा उपकला कोशिका होती है उससे विसरित होकर रक्त के लसिका के अंदर चला जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि संपूर्ण ग्लूकोज विसरण के द्वारा नहीं जाता है, इसलिए इसके परिवहन के लिए सक्रिय अभिगमन की जरूरत पड़ती है। और सक्रिय अभिगमन के लिए एक वाहक अणु होता है, और इसका वाहक अणु कौन है, सोडियम। ये सोडियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाकर इसमें सिम्पोर्ट होते हैं ऐसे करके, और इसको अंदर लेकर जाता है सोडियम, और अंदर ले जाने के बाद में इससे पृथक हो जाता है और एटीपी से एडीपी बनाने के लिए ये काम आता है। यहाँ पर ग्लूकोज लसिका में आने के बाद में ग्लूकोज का कार्य शुरू हो जाता है। जैसे ग्लूकोज क्या कार्य करता है, श्वसन की क्रिया का कार्य करता है, हमें ऊर्जा देने का एक कार्य करता है, ठीक है। ये अपने
रक्त के अंदर, लसिका के अंदर ही आ चुका है। ये ग्लूकोज का अवशोषण खत्म हो गया। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, इसको मिटाऊंगा मैं। ये वो टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पेपर में आने की 99% संभावना है इसकी, है ना। पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे वसा अम्ल का अवशोषण। चलो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ग्लूकोज के अवशोषण के बाद में हम पढ़ रहे हैं वसा अम्ल का अवशोषण। वसा अम्ल क्या है? वसा से वसा के जो पाचन होता है, पाचन के बाद बनने वाला अंतिम उत्पाद, वो कौन है? वसीय अम्ल। तो मैं इसको लिख रहा हूं, और क्या बनता है? एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पर? लाइपेज। अब देखो ध्यान से, वसा का पाचन हुआ, कहाँ पर हुआ? छोटी आंत के अंदर ही हुआ। किस एंजाइम के द्वारा हुआ था? लाइपेज के द्वारा। क्या बना था अपने पास? वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड बने थे। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? जल में अघुलनशील। इसमें जल में। अब हमें पता है कि जब वसा जल में अघुलनशील होती है तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट भी क्या होंगे? जल में अघुलनशील ही होंगे। अब जो जल में अघुलनशील होते हैं वो उनका अवशोषण कैसे होगा भाई? सोचने वाली बात है ना। जो जल में अघुलनशील है, अविलेय है, उनका अवशोषण कैसे होगा? तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। देखो कैसे होगा। ये क्या करते हैं? सार से क्रिया करते हैं। ये क्रिया कहाँ होती है? छोटे आंत में। अब छोटी आंत में सार कहाँ से आए? नहीं ना पता, कल ही पढ़ा था अभी हमने। ये सार कहाँ से है? पित्तवर्ण। पढ़ा था ना अपन ने? पित्तवर्णक। पित्तवर्णक कहाँ से आए थे? यकृत से। कल पढ़ा था मैंने। पित्तवर्णक कैसे होते हैं? पित्तलवण कैसे होते हैं? सारीय। दिख रहा है ना उसमें? चेक करते रहा करो आप बीच बीच में। सार से क्रिया करने के बाद क्या हुआ? यहां पर साबुन का निर्माण होता है भाई। इंपॉर्टेंट चीजें देखो, अपने बॉडी के अंदर जब अवशोषण होता है तो साबुन भी बनता है। क्या बनता है? साबुन। वसा अम्ल जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील। अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण नहीं होता है, इसलिए ये किससे क्रिया करते हैं? सार से। सार से क्रिया करने के बाद ये किसका निर्माण करते हैं? साबुन का निर्माण करते हैं। और साबुन क्या करता है? पित्त अम्लों की उपस्थिति में। जो पित्त अम्ल होते हैं उनकी उपस्थिति में क्या होता है? ये विलीन होता है और अवशोषित होता है। क्या होता है? ये विलीन और अवशोषित। अरे भाई, यकृत से जो पित्त रस निकलता है,
पितरस, ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, जब वसा जल में नहीं घुलेगी तो उसका अवशोषण कैसे होगा, वो पढ़ रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब अपन कोई भी ऑयली चीज खाते हैं, घी खाते हैं या तेल खाते हैं, तो वो जल में तो घुलती ही नहीं है, तो उसका अवशोषण कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, उसको ध्यान से देखो। जल में अघुलनशील, इसलिए इसका अवशोषण नहीं हुआ, तो अवशोषण के लिए क्या हुआ, सबसे पहले क्षार से क्रिया करी, और हम जानते हैं कि वसीय अम्ल क्षार से क्रिया करके साबुन का निर्माण करते हैं, साबुनीकरण की क्रिया में करते हैं ना, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, साबुन बनेगा। साबुन बनने के बाद ये साबुन कैसा होगा, पित्त अम्लों की उपस्थिति में विलीन और अवशोषित होगा, और अवशोषित होने के बाद में ये किसमें मिलेगा, रक्त लसिका में, है ना। अवशोषित किसके द्वारा होगा, ये छोटी आंत की श्लेष्मा उपकला द्वारा। किसमें मिल गया ये, रक्त में। रक्त में मिलने के बाद ही वापस क्या बना लेता है, इंपोर्टेंट है, ट्राइग्लिसराइड बना लेता है। क्या बना लेता है, वापस से ट्राइग्लिसराइड बना लेता है। यहां तक अपन ने पढ़ा, इसने क्या बनाया, ट्राइग्लिसराइड। अब देखो ब्लड के अंदर वापस क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड। क्या है ट्राइग्लिसराइड, वसा का सबसे बड़ा अणु ट्राइग्लिसराइड, ये बन गया। अभी क्या होगा, यहाँ से बनने के बाद जब किसका तो पाचन हो गया था, इसका पाचन किस में हो गया था, मोनोग्लिसराइड में हो गया था, वैसे अम्ल में हो गया था, लेकिन ब्लड के अंदर वापस बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बनने के बाद ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, यकृत निवाहिका उपतंत्र, याद रह जाएगा, यकृत यकृत निवाहिका उपतंत्र के द्वारा यकृत के अंदर चला जाएगा। भाई देखो, वसा का पाचन हो गया था, मतलब ट्राइग्लिसराइड का पाचन किसमें हुआ था, वसे अम्ल में, मोनोग्लिसराइड में, लेकिन ब्लड के अंदर कुछ एंजाइमों की वजह से वापस क्या बना लेता है, ये ट्राइग्लिसराइड बना लेता है, और ये ट्राइग्लिसराइड है, ये वापस का स्टोरेज हो जाएगा यकृत के अंदर, और किसके द्वारा होगा, यकृत निवाहिका उपतंत्र के द्वारा। इसलिए तो कहा जाता है कि वसा का जमाव कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है ना, फैटी बन जाता है लीवर के अंदर, लीवर सिरोसिस नामक बीमारी होती है ना, वसा का जमाव, वसा से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है कहाँ होती है, लीवर के अंदर। लीवर फूल जाता है, मोटा हो जाता है, किसी की सूजन आ जाती है ना, ये क्यों होता है, जितनी ज्यादा वसा खाओगे आप, जितना ज्यादा अल्कोहल का सेवन करोगे, जितना ज्यादा घी खाओगे, ये सारा के सारा कहाँ पर जाएगा, ये लीवर के अंदर जमा होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। अब पढ़ेंगे अमीनो अम्ल का अवशोषण। देखो, प्रोटीन का पाचन हुआ, क्या बने थे, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स, किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। फिर प्रोटीन का पाचन एक बार और हुआ था, एंजाइम कौन सा था इस बार, ट्रिप्सिन। कल मैंने समझा दिया था, पेप्सिन का काम आता है, ट्रिप्सिन का काम आता है, क्या बनेगा, पेप्टाइड। ये का काम आता है, आमाशय में, ये छोटी आंत। देखो, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा पेप्टाइड के रूप में हुआ आमाशय के अंदर, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन के द्वारा पेप्टाइड बना, ये कहाँ हुआ, छोटी आंत के अंदर।
अब ये जो पेप्टाइड बनता है, इस पेप्टाइड से एक एंजाइम होता है भाई, एमिनो पेप्टाइडेज। ये काम भी कहाँ हो रहा है, छोटी आंत के अंदर। एंजाइम कौन सा है, एमिनो पेप्टाइडेज। इस पेप्टाइड से एमिनो पेप्टाइडेज के द्वारा एमिनो एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। इन एमिनो एसिड का स्वतंत्र रूप से, कैसे, स्वतंत्र रूप से विसरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। और ये अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत्र के अंदर। लेकिन कभी कभार जब इनका स्वतंत्र रूप से अवशोषण नहीं हो जाता है या नहीं हो पाता है, तो इसके लिए भी फिर किसकी जरूरत पड़ती है, पहले तो किसके द्वारा हुआ, विसरण के द्वारा क्या हुआ, अवशोषण। और अवशोषण कहाँ होगा, वही छोटी आंत की श्लेष्मा उपकला कोशिका में होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर इसको किसकी जरूरत पड़ती है, सक्रिय अभिगमन की। और सक्रिय अभिगमन के रूप में भी कौन काम आता है यहाँ पर, सोडियम। जैसे ग्लूकोज में क्रिया हुई थी, सेम क्रिया कहाँ पर होगी, एमिनो एसिड के पाचन में होगी, है ना, सॉरी अवशोषण में होगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमने सबसे पहले पढ़ा ग्लूकोज का अवशोषण कैसे हुआ, फिर हमने पढ़ा वसीय अम्लों का अवशोषण कैसे हुआ, अब हम पढ़ रहे हैं एमिनो अम्ल का अवशोषण कैसे हुआ, है ना। एमिनो अम्ल का पाचन, पहले अवशोषण में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन का क्या हुआ, पेप्सिन के रूप में क्या बना, पेप्टाइड। फिर प्रोटीन का ट्रिप्सिन के रूप में क्या बना, पेप्टाइड। ये काम कहाँ हुआ, आमाशय के अंदर। ये कार्य कहाँ हुआ, छोटी आंत के अंदर। जब ये पेप्टाइड है तो एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा क्या बनता है, एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड विसरण के द्वारा क्या होता है, इसका अवशोषण हो जाता है, छोटे आंत के अंदर ये चला जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर किसकी जरूरत पड़ती है, सक्रिय अभिगमन की। और सक्रिय अभिगमन में कौन कार्य करता है, इसमें सोडियम। जैसे ग्लूकोज का अवशोषण हुआ था सक्रिय अभिगमन के द्वारा, वैसे वैसे किसका होगा, एमिनो एसिड का होगा। तो आपने 3 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी आज। बंद तो नहीं हो ना, 10 मिनट हुए ना अभी, है ना। कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लिया, वसा का पढ़ लिया और एमिनो अम्ल का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विटामिन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही बार में कर देता हूँ खत्म। अवशोषण में ये आखिरी पॉइंट है। 3 प्रकार के अवशोषण हमने पढ़ लिए। सबसे पहला हमने पढ़ा ग्लूकोज का अवशोषण, दूसरा हमने पढ़ा वसीय अम्लों का अवशोषण, तीसरा हमने पढ़ा एमिनो एसिड का अवशोषण, और ये आखिरी अवशोषण हम पढ़ रहे हैं जिसमें अपन सारे एक साथ पढ़ते हैं, विटामिन, अकार्बनिक यौगिक, अल्कोहल और जल का अवशोषण। देखो जल का 90% जो अवशोषण है वो छोटी आंत्र में ही हो जाता है ना। बचा कुचा जो 10% अवशोषण है वो कहाँ होता है, वो होता है कोलोन के अंदर। कहाँ होता है, कोलोन। अकार्बनिक यौगिक का अवशोषण है वो भी कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर ही हो जाता है। जो जल के साथ है, अकार्बनिक यौगिक भी जल के साथ ही अवशोषित होकर चले जाते हैं। जो एल्कोहल है इसका अवशोषण होता है आमाशय के अंदर। बस एक ही अवशोषण ऐसा है जो आमाशय के अंदर होता है, वो कौन सा है, एल्कोहल। अब देखो कैसे, अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। बात करते हैं हम विटामिन के बारे में। विटामिन 2 प्रकार के हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। और जो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये विटामिन आमाशय के अंदर, अच्छी तरह समझना, कहाँ पर, आमाशय के अंदर ये वसा में घुल जाते हैं। कहाँ पर घुलेंगे ये,
आमाशय में, वसा के वसा में ये घुल जाएंगे आमाशय के अंदर, और घुलने के बाद जैसे वसा का पाचन होगा, कहाँ होगा, छोटी आंत्र में। जैसे वसा का पाचन छोटी आंत्र में होगा, तो वसा का पाचन होने के बाद इसका जो अवशोषण होता है, उसी के साथ इन विटामिन का भी क्या हो जाता है, अवशोषण। कहाँ पर हुआ है अवशोषण, छोटी आंत के अंदर ही। मिले कहाँ थे ये वसा में, आमाशय के अंदर ये वसा में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे वसा का पाचन होता है इनका भी पाचन हो जाता है, और जैसे वसा का अवशोषण होता है तो इन विटामिन का भी अवशोषण हो जाता है। बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। जो जल में घुलनशील विटामिन है, जहां पर जल का जो अवशोषण होता है उसी के साथ किनका अवशोषण हो जाता है, इन विटामिन का अवशोषण हो जाता है। ये भी कहाँ होता है, छोटी आंत्र में। बात समझ में आ रही है। जल में घुलनशील विटामिन से इनका अवशोषण किसके साथ होगा, जल के साथ होगा। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनका अवशोषण किसके साथ होगा, वसा के साथ होगा। सारे का सारा कहाँ होगा, छोटी आंत के अंदर होगा। एल्कोहल के बारे में अपने जानकारी ली, जल के बारे में ले ली, और विटामिन के बारे में हमने जानकारी ली। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा वो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पोषक पदार्थों का शरीर के अंदर या हमारा जो पाचन तंत्र है उसके अंदर अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, पोषक पदार्थों का अवशोषण, इसमें मेनली कौन कौन से हैं, ग्लूकोज का अवशोषण है, वसा का अवशोषण है, एमिनो एसिड का अवशोषण है, और विटामिन, अल्कोहल, जल और इनका अवशोषण है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ग्लूकोज का अवशोषण है वो कहाँ पर होता है और कैसे होता है ना, विषण के द्वारा हुआ, सक्रिय अभिगमन के द्वारा हुआ, जिसमें सोडियम आयन की हमको जरूरत पड़ी थी। और जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेनली जो लास्ट में जो उत्पाद प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज होता है। और फिर हमने पढ़ा कि डी ग्लूकोज का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा घुलनशील होता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा वसीय अम्लों का अवशोषण। वसीय अम्लों का अवशोषण हमने पढ़ा कि वसा घुल नहीं पाती है जल के अंदर, तो सबसे पहले सार से क्रिया करी, फिर साबुन बनाया, फिर साबुन का अम्लों की वजह से विलीन हुआ, और विलीन होने के बाद में वो रक्त के अंदर गया, उसमें वापस ट्राइग्लिसराइड बना, फिर यकृत निवाहिका उपतंत्र के द्वारा वापस यकृत के अंदर ट्राइग्लिसराइड आकर एकत्रित हुआ, यानी कि वसा का जो जमा हुआ कहाँ होगा, लीवर के अंदर हुआ। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा एमिनो एसिड का अवशोषण कैसे हुआ। तो जिस तरह से ग्लूकोज का अवशोषण होता है उसी तरह से एमिनो एसिड का अवशोषण होता है। और एमिनो एसिड जो होता है वो एमिनो पेप्टाइडेड एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो एसिड बनता है। किससे बनता है, पेप्टाइड से बनता है। फिर उसके बाद में आज हमने पढ़ा विटामिन आकार में यौगिक अल्कोहल जल का अवशोषण कैसे हुआ। अब कल हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे कि जो हार्मोन का जो रोल होता है इसमें पाचन तंत्र में वो क्या है, इसकी भूमिका क्या है, और कौन कौन से हार्मोन्स इसमें कार्य करते हैं, और ये रिलीज कहाँ से होते हैं और ये कार्य कहाँ पर करते हैं। कल हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।